ओके है। नक्का रिपोर्ट। ज्यादा गुम हो गए। ठीक था। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ना। हम्म। शेयर कर लो भाई। बाद में सब तेरे ऊपर ही आएगा, समझ गई ना। सब चेक ते कर लो मुझे नहीं, क्या। सब तेरे ऊपर ही आएगा ना। आँख का गोटी खेल जाऊंगा। छुटकी आंख वाली। चल। शुरुआत करें। जय माइक देवता। हाँ बोल। हाँ बोलती रहा, हाँ बोलती रह। हाँ बोला कर। ध्यान से सुनना रे। कह रहा हूँ। ओके। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 है ये, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। आज हम इसके चैप्टर 9 की बात करने वाले हैं। 9th चैप्टर में जो नाम है 9th चैप्टर का, वो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। भारत के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रहा था, उसमें क्या-क्या नए बदलाव हो रहे थे, इसके बारे में जानेंगे। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले 1 से लेके 8 तक के जितने भी चैप्टर थे, उन सब का वीडियोस आ चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 9 जो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। इसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है 1990 के बाद के प्रमुख बदलाव। 1990 के बाद जो बदलाव होने शुरू हुए हैं खासकर इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1990 के बाद जो सबसे पहला बदलाव हुआ है वो है कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। इससे पहले के चैप्टर में हमने कांग्रेस प्रणाली के बारे में पढ़ा था कि कांग्रेस प्रणाली क्या है, कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं। एक लंबे समय तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से भारत के ऊपर शासन किया, उसे ही हम कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस की जो ये प्रणाली थी वो समाप्त हो गया। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका थी वो बहुत ज्यादा हो गई। अब कांग्रेस की जो प्रभुत्व कांग्रेस की जो शक्ति थी वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगी और दूसरे राजनीतिक पार्टी जो थे जिनका नाम था जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, इनकी जो प्रभावशाली भूमिका थी वो धीरे-धीरे बढ़ने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हो गया। खासकर 1990 के बाद की अगर आप समय को देखेंगे तो भारत की राजनीति में कई प्रकार के मंडल मुद्दे का यहाँ पे शुरुआत हो चुका था, जो एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नई आर्थिक नीति। अब नई आर्थिक नीति क्या है? मतलब आर्थिक नीति आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने देश के भविष्य को और आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए कई प्रकार के नियमों और कानूनों को लगाया जा रहा था और इसी का अनुसरण जो है, मतलब इसी को फॉलो हमारे भारत की सरकार भी कर रही थी। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो 1990 के बाद भारत के राजनीति में हुए बदलाव के रूप में जाना जाता है और ये काफी बड़े बदलाव है। खासकर अगर कांग्रेस प्रणाली की बात की जाए तो इतने लंबे समय तक जो प्रभुत्व रहा
भारत के ऊपर, वो समाप्त हो गया और नए पार्टियों का अपना प्रभुत्व कायम होने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अयोध्या विवाद। खासकर अयोध्या विवाद जो रहेगा वो वीवीआई पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दिसंबर 1992 की बात है। अयोध्या, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे, जिन्हें तोड़ के वहां पे अभी के समय में आपने देखा है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ है। यह एक विवादित ढांचे के रूप में जाना जाता था। जो बाबरी मस्जिद था ना, उसे भारत के लोग अपनी संस्कृति में एक ऐसे ढांचे के रूप में जानते थे जो उनके लिए कलंक मान रहे थे। मतलब कई लोग ऐसे थे जो इसे विवादित ढांचे के रूप में देख रहे थे, कह रहे थे कि ये भारत के अंदर के लिए नहीं है, ये भारत का संस्कृति नहीं है, ये भारत का धरोहर नहीं है। तो इसके जो विध्वंस हुआ, जब इस बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो कई घटनाओं का यहाँ पे समापन हो गया, कई घटनाएं जो थी वो समाप्त हो गई। जैसे पहला क्या था, गठबंधन की राजनीति का यहाँ पे उदय हुआ। कई अलग अलग पार्टी मिलके जो थे एक नई पार्टी का निर्माण कर चुके थे और शाहबानो प्रकरण शुरू हुआ। शाहबानो प्रकरण मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्या था शाहबानो प्रकरण। तो यहाँ पे अयोध्या विवाद आप समझ गए होंगे। अयोध्या विवाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नई आर्थिक नीति। अब नई आर्थिक नीति क्या है? 1991 में श्री पीबी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा ये नाम काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके इस चैप्टर के लिए। पीबी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, मतलब जिस सरकार का ये नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आपने सुना होगा, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस के पार्टी के माध्यम से। इन्होंने देश में नई आर्थिक नीति लागू किया, जिसे बाद के आने वाले सभी सरकारों ने जारी रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, जितने भी इसके आगे जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं या जितने भी सरकारें आई हैं, इनके द्वारा लागू किए गए आर्थिक नीति को जारी रखा। इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। अपने भारत के इकोनॉमिकल सिस्टम को और ज्यादा बेहतर और मजबूत करने की बातों के ऊपर यहाँ पे बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति। जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया था कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति कैसे हुई, तो ऐसा ही टॉपिक कुछ ये भी है कि कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति कैसे हुआ। कांग्रेस के इतने मतलब इतने दिनों से जो वो शासन करता आ रहा था भारत देश के ऊपर, उसके शक्ति में कमी कैसे आई। तो सबसे पहला पॉइंट है कांग्रेस पार्टी की हार ने भारतीय पार्टी कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी की हार ने भारतीय पार्टी प्रणाली पर कांग्रेस के प्रभुत्व के अंत को चिन्हित कर दिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की हार हुई, इसके बाद मैंने आपको ऊपर के स्लाइड में बताया दो और पार्टी जो थी, जो उस समय बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें जनता दल था और भारतीय जनता पार्टी था, जो अभी के समय में भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहे हैं। तो इनका प्रभुत्व यहाँ पे बढ़ गया और कांग्रेस की पार्टी जो थी वो पहले जिस प्रकार से वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी, वो अब नहीं कर पा रहे थे। इसके इसके अलावा अब हम बात करेंगे बहुदलीय व्यवस्था का। तो चला रही हूँ। बहुदलीय व्यवस्था का शुरुआत हो गया। बहुदलीय व्यवस्था कहने का मतलब है कि पहले क्या था कि भारत में सबसे पुराने पार्टी के रूप में कांग्रेस जाना जाता था, लेकिन अब कांग्रेस ही नहीं, कई ऐसी पार्टियां थी जो राष्ट्रीय पार्टी भी थी और क्षेत्रीय पार्टी भी था, जो अब भारत के अंदर सरकार के ऊपर अपना दबाव बनाते जा रहा था। इसे हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई। गठबंधन कहने का मतलब है अलग अलग पार्टी आपस में जुड़ के सरकार बनाना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय दलों ने इसमें अहम भूमिका निभाई, खासकर क्षेत्रीय पार्टी जितनी भी थी, जो राज्य के अनुसार काम कर रहा था, जैसे कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टी हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्रीय पार्टी हो गया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय पार्टी, जो अपने राज्य के अंदर काम कर रहा था, उसने इसमें काफी अहम भूमिका निभाया और उसने कई प्रकार के गठबंधन का निर्माण करके अपने क्षेत्र में सरकार
बनाने में सहयोग दिखाया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गठबंधन का युग। कांग्रेस की हार के साथ, जब कांग्रेस का हार हो गया, इसके साथ ही भारत की दलीय व्यवस्था में उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। भारत की सरकार में और भारत के जनता के बीच कांग्रेस की जो प्रभुत्ता थी वो समाप्त हो गया और बहुदलीय शासन प्रणाली का यहाँ पे शुरुआत हो गया। मतलब अलग अलग दलों के साथ भारत के अंदर राजनीति व्यवस्था कायम हो गई। पहला पॉइंट इसमें हमारा कहता है अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया, क्योंकि मैंने भी आपको बताया है कि क्षेत्रीय पार्टी जितने भी थे उनका अहम योगदान था। तो इन्होंने केंद्र के अंदर सरकार बनाने के लिए जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी थी वो गठबंधन करने लगी, एक दूसरे के साथ जुड़ के केंद्र के अंदर सरकार बनाना शुरू कर दिया। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ था। इस चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन में गठबंधन सरकार बनाई। मतलब दो अलग-अलग पार्टियों के साथ मिलके एक नए सरकार का निर्माण हुआ। 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही। याद रखिएगा 1998 से लेके 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में देखा जाता है। और इसी दौरान सबसे अच्छे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2009 तक की अगर हम बात करें और 2009 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। 2004 से 2009 ये 5 साल और 2009 से 2014 ये 5 साल, लगभग-लगभग 10 साल तक कांग्रेस ने भी गठबंधन में सरकार को रखा और इसी समय ये प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। याद रखिएगा 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि 2014 के बाद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई और 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, परंतु चुनाव पूर्ण गठबंधन की प्रतिबद्धता का सामना करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई। यहाँ पे भी गठबंधन था। वर्तमान की अगर बात करें अभी के समय में, तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त अभियान 21 राज्यों में सफल रहा। 21 राज्यों में कांग्रेस की सरकार ही नहीं है। और अभी वर्तमान समय की मैं बात कर लूं, ये तो खैर सिलेबस की बात है तो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। वर्तमान समय की बात कर लें तो कांग्रेस का प्रभुत्व तो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। कांग्रेस को कहीं से भी जनता पसंद नहीं कर रही और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की सरकार है। और अभी हाल फिलहाल में फिर से एक बार मतदान हुआ है प्रधानमंत्री के लिए, जिसमें एक बार फिर से लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। अब यहाँ पे नोट में कुछ बातें दी गई है। 1989 से अब तक केंद्र में 11 सरकारें रही है। 11 अलग-अलग सरकारों का निर्माण हुआ है। सभी गठबंधन की सरकारें रही है। नेशनल फ्रंट 1989, यूनाइटेड फ्रंट 1996 से 1997, एनडीए 1998 से 2004, यूपीए 2004 से 2014 और 2014 से एक बार फिर अभी तक वर्तमान समय में एनडीए की ही सरकार रही है, नरेंद्र मोदी की ही सरकार रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गठबंधन सरकारों के उदय का कारण। गठबंधन में जो सरकारों का निर्माण हो रहा है इसके उदय होने के क्या-क्या कारण है? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना। जो ऐसे दल थे, जो ऐसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी जो पूरे देश के लिए काम कर रहा था, वो कमजोर होने लगे थे। उनका प्रभुत्व देश के अंदर खत्म होने लगा था, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी थी ना, वो बहुत प्रभावशाली होती जा रही थी अपने-अपने क्षेत्रों में। इसी कारण से जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो कमजोर हो गया, इसलिए गठबंधन का दौर शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव एवं सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो क्षेत्रीय पार्टी जो थी, जो मतलब कि अपने राज्यों के लिए काम कर रहा था, वो उनका जो प्रभाव था ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए जो केंद्र में सरकार बनेगा उसमें गठबंधन वाली पद्धति शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जाति एवं संप्रदाय आधारित अवसरवादी। कुछ ऐसे भी नेता थे उस समय में जो जाति को लेके, अपने राज्यों को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को लेके राजनीति कर रहे थे और इसी से नई राजनीति का यहाँ पे उदय हुआ है और आप कह सकते हैं गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ है।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्रीय मोर्चा का गठन। अब ये क्या है? तो देखिए, गैर साम्यवादी विपक्षी दलों ने 17 सितंबर सन 1988 को मद्रास में राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया। याद रखिएगा, अगर आपसे 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई रहेगा कि गैर साम्यवादी, जो साम्यवादी विचारधारा के नहीं थे, विपक्षी दलों ने 17 सितंबर सन 1988 में मद्रास, जो अभी वर्तमान समय में तमिलनाडु है या फिर आप चेन्नई कह सकते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया। तेलुगु देशम के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव को मोर्चे का अध्यक्ष तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह को इसका संयोजक बनाया गया था। ये 2 नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। मोर्चे में जो शामिल प्रभुत्व दल थे उसमें जनता दल था, द्रमुक था, असम गण परिषद था, तेलुगु देशम और कांग्रेस था। ये राष्ट्रीय मोर्चा के गठन के समय में ये कुछ प्रमुख पार्टीज थी। पहला पॉइंट हमारा कहता है सन 1989 में लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ हुई। जनता दल द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को भी लागू करने के निर्णय के कारण राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का पतन हो गया। याद रखिएगा कि 1989 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में, क्योंकि अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्तारूढ़ हुई और जनता दल द्वारा मंडल आयोग की भी सिफारिश की गई। अब मंडल आयोग क्या है? इसके बारे में भी आगे के पॉइंट्स में आपको बताया गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नवंबर सन 1990 में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के पतन के बाद, मतलब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के खत्म हो जाने के बाद जनता दल का विभाजन हो गया। देवीलाल और चंद्रशेखर के समर्थकों ने जनता दल से अलग होकर जनता दल समाजवादी पार्टी की स्थापना कर लिया। कांग्रेस के चंद्रशेखर को सरकार बनाने में सहायता दी गई। फलस्वरूप केंद्र में चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल की सरकार जो है वो सत्ता में आ गई। एक तरह से आप देखिए तो इसी की पार्टी के प्रधानमंत्री का यहाँ पे निर्माण हुआ। मार्च सन 1991 में कांग्रेस द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण फिर से इसका पतन हो गया, मतलब ये सत्ता से हट चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गठबंधन की राजनीति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा खास के इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक में कुछ ताकतवर पार्टियां जो थी, जो पूरे राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे थे, उनके आंदोलन का क्रम चला। उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। इस पार्टी तथा आंदोलन ने दलित और पिछड़े वर्गों के जो ओबीसी थे उनकी नुमाइंदगी की, मतलब उनके बेहतर जीवन के लिए बातें करना शुरू किया। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार इन पार्टियों का अहम किरदार था। देखिए अब क्या हुआ, 1990 के दशक में जो कुछ ताकतवर पार्टी थी उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। जो भारत के अंदर गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, ओबीसी थे, दलित थे, उनकी बातों को करना शुरू किया, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बातें करना शुरू किया। 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे में ही समान था संयुक्त मोर्चा। देखिए 1989 में जो राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण हुआ था उसी के जैसा ये संयुक्त मोर्चा भी था, जो दलित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बातें कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संयुक्त मोर्चे का गठन। सन 1991 में लोकसभा चुनावों में जन समाजवादी को पराजय का सामना करना पड़ा। ये याद रखिएगा, 1991 में लोकसभा के चुनाव में, अर्थात प्रधानमंत्री के सिलेक्शन के समय जन समाजवादी जो थी वो हार गई चुनाव। अजीत सिंह के नेतृत्व में अनेक सांसदों ने, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी कहते हैं, उन्होंने जनता दल छोड़कर जनता दल का गठन किया। अब देखिए जनता दल को छोड़कर इन्होंने दूसरे पार्टी का गठन किया। नवंबर सन 1992 में राज्य विधानसभा चुनावों से पूर्व जनता दल और पूर्व घटकों, जिसे हम जनता दल समाजवादी या फिर चंद्रशेखर की पार्टी के रूप में जानते हैं, इनके समर्थकों ने अजीत सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल और जनता दल के एकीकृत जनता दल को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया। मतलब फिर से इस पार्टी को निर्माण करके इसे वापस राष्ट्रीय पार्टी बनाना, फिर इसकी सरकार के निर्माण करने में अजीत सिंह ने अपना अहम भूमिका निभाया।
लेकिन विधानसभा के चुनाव परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अजीत सिंह की भूमिका के कारण जनता दल के नेता और अजीत सिंह के समर्थकों के बीच में मतभेद बढ़ गया। अब यहाँ पे जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो वहां पे अजीत सिंह और इनके जो समर्थक थे इन्हीं के आपस में ही मतभेद हो गया। मतलब ये एक दूसरे के बातों पे विवाद होने लगा और यहाँ से यहाँ पे दिक्कतें बढ़ गई। और फिर क्या हुआ, अजीत सिंह ने पुनः जनता दल को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। पहले की जो पार्टी थी उसे फिर से सही करने का निर्णय लिया। इसके कुछ दिन बाद ही दिसंबर सन 1993 को अजीत सिंह ने अपने समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय किया। वापस ये कांग्रेस में जाने लगे, सबको स्तब्ध कर दिया। मतलब अचानक से कोई व्यक्ति जो इतने दिन तक दूसरी पार्टी के लिए इतना अच्छा काम कर रहा था, इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, वो अचानक से कांग्रेस में क्यों जा रहा है? ये देखकर सभी स्तब्ध हो गए, मतलब हक्का बक्का चौंक गए। इससे जनता दल का वास्तविक अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मतलब जो जनता दल का वास्तविक अस्तित्व था वो तो अजीत सिंह के ऊपर ही था। लेकिन जब ये खुद ही कांग्रेस में जाने लगे और इनके साथ कुछ और भी जो लोग थे वो भी जाने लगे, तो ऐसे में जो इनकी पार्टी थी जनता दल, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। सन 1996 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। राष्ट्रीय मोर्चे और वामपंथी मोर्चे और कतिपय क्षेत्रीय दल, मतलब जितने भी क्षेत्रीय राजनेता थे या फिर आप कह सकते हैं जो क्षेत्रीय पार्टी थी, इनको मिलाकर तीसरे मोर्चे का गठन किया गया और बाद में तीसरे मोर्चे को ही संयुक्त मोर्चे का नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। जब पिछड़ी जातियों के कई वर्गों के बीच कांग्रेस के समर्थन में गिरावट आई, जब पिछड़ी वर्ग के लोगों ने भी कांग्रेस को समर्थन देने से मना कर दिया या फिर समर्थन नहीं दे रहे थे, इसी कारण से तो कांग्रेस की हार हो रही थी, तो इससे गैर कांग्रेसी दलों को अपना समर्थन पाने की जगह मिली। जब वो कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहे थे तो किसी न किसी को तो समर्थन देते, तो उन्होंने क्या किया, जो गैर कांग्रेसी थे, जो दूसरी दूसरी पार्टी थी, उन्होंने इसका समर्थन हासिल किया। जनता पार्टी के कई घटक जैसे भारतीय क्रांति दल, संयुक्ता पार्टी के आसपास ओबीसी के कुछ वर्गों में से एक ऐसी शक्तिशाली ग्रामीण आधार है जो इनका समर्थन पा रहे थे। ये भी कुछ ऐसी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, जो वहां के पिछड़े लोगों का समर्थन कलेक्ट कर रहे थे। मैंने आपको बताया था, आगे मैं आपको मंडल मुद्दा के बारे में बताऊंगा। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए इसे हम मंडल मुद्दे के नाम से जानते हैं। इसलिए इसे मंडल आयोग का नाम दिया गया, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो चेयरमैन थे, वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ही थे, जिस कारण से इनका नाम, इस आयोग का नाम मंडल आयोग रखा गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी। अगर मंडल आयोग जो बनाया गया, इसका डिमांड क्या था, तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27% के आरक्षण की बात रखी गई। 27% आरक्षण दिए जाने की बात यहाँ पे मंडल आयोग में बताया गया। भूमि सुधारों को पूर्णता से लागू करना, भूमि सुधार कार्यक्रम जो इसे पहले चला था उसे फिर से लागू करना। 1990 के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हो गए। जब मंडल आयोग को लागू करने की बात हुई तो इसके खिलाफ देश के अलग अलग जगहों पे कई प्रकार के हिंसक झड़प देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्रियान्वयन का परिणाम। आरक्षण के विरोध में उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसा प्रदर्शन हुआ। ये जो आरक्षण की बात हो रही थी, इसके खिलाफ कई लोग सड़क पे उतर गए और हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसमें छात्रों द्वारा हड़ताल किया गया, धरना किया गया, प्रदर्शन किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ये सब इसके अंदर शामिल थे। परंतु इस विरोध का सबसे अहम पहलू बेरोजगार युवाओं और छात्रों द्वारा आत्मदाह एवं आत्महत्या जैसी घटनाएं थी, जो यहाँ पे हो रहा था। ये जो बेरोजगार लोग थे ना, वो अपनी नौकरी पाने के लिए आत्महत्या जैसी घटनाओं को करना शुरू कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वप्रथम आत्मदाह का प्रयास किया गया। विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ है,
तमाम विरोधों के बावजूद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा ये सिफारिशें लागू कर दी गई। अब कौन-कौन सी सिफारिशें लागू की गई? याद रखिएगा, मंडल आयोग में क्या-क्या सिफारिश किया गया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण होना चाहिए, भूमि सुधार को फिर से लागू करो। तो ये सारे जो थे वो उसको फिर से लागू कर दिया गया। कब? 1993 में। अब हम अयोध्या विवाद के बारे में बात करेंगे। अयोध्या विवाद क्या है? 16वीं सदी में मीर वाकी द्वारा अयोध्या में बनवाई मस्जिद के बारे में कहा गया है कि यह मस्जिद जो था वो मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। इस मामला को अदालत में ले जाया गया और 1940 के दशक में इसे टाला टाला ना 1940 के दशक में यहाँ पे ताला लगा दिया गया। बाद में जब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हुई। कई प्रकार के जो राजनीतिक दल थे उस समय के, वो उस पे रोटियां सेकना शुरू कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। इसके कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई और 1993 में मुंबई में दंगे भी हुआ। विवाद की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। देखिए, अयोध्या विवाद को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। 1992 में मस्जिद के ढांचा को तोड़ा गया और इस विवाद को जांच करने के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गोधरा कांड। ये भी वीवीआई पॉइंट रहेगा। गोधरा कांड बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 फरवरी 2002 को गुजरात में गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों की एक बॉगी में आग लग गई। यह संदेह करके कि बॉगी में आग मुस्लिमों ने लगाई होगी, अगले दिन गुजरात में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हो गया और यह 1 महीने तक चला और 1100 व्यक्ति इसमें लगभग लगभग मारे गए। गोधरा कांड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता है तो आपके नॉलेज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 26 फरवरी 2002 को गुजरात में गोधरा स्टेशन पर कुछ सन्यासी लोग एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे और उस ट्रेन में मुसलमानों के द्वारा आग लगा दिया गया। यह एक बात का संदेह था, मतलब लोगों को शक था और इसके बाद अगले ही दिन पूरे गुजरात में मुसलमानों को काटना शुरू कर दिया गया। वहां पे कई मुसलमानों को मार दिया गया। लगभग लगभग बताया जाता है 1100 व्यक्ति मारे गए थे। मैंने आपको ऊपर की स्लाइड में बताया था कि आगे की स्लाइड में मैं आपको शाहबानो प्रकरण के बारे में बताऊंगा। देखिए, शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसे तलाक के बाद पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था। जैसे कि मुसलमान वगैरह में क्या होता है कि तलाक है, तलाक है, तलाक है, ऐसा कुछ बोलते हैं 3 बार तो वो तलाक हो जाता है। कबूल है, कबूल है, कबूल है बोलते हैं तो शादी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ एक शाहबानो महिला के साथ हुआ कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और उसको गुजारा करने के लिए कुछ पैसे दिया जा रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44, जिसमें हम समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं, इसके तहत शाहबानों को पति से गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। यही शाहबानो प्रकरण है। अब हम बात करेंगे सहमति के मुद्दे। जो विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के मुद्दे जो थे वो अलग-अलग थे। वो क्या-क्या है? देखिए, तो नई आर्थिक नीति पर सहमति की बात हो रही थी। दूसरा बात था पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति की बात हो रही थी। तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं साझेदारी को स्वीकृति दिया जा रहा था, एक्सेप्ट किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है विचारधारा की जगह पर कार्यसिद्धि पर जोर दिया जा रहा था। तो ये कुछ सहमति के मुद्दे हैं, आपस में एक्सपेक्टेशन के मुद्दे हैं जो अलग-अलग दलों के बीच में चल रहा था।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लोकसभा चुनाव 2004। अब ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 2004 के लोकसभा चुनाव के बारे में जान लेते हैं। 2004 के चुनावों में बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में गठबंधन को हराया गया और नेतृत्व के कांग्रेस के नेतृत्व में नया गठबंधन जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को सत्ता में आने के रूप में जाना जाता है। 2004 में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 2004 में बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में गठबंधन को हराया गया और कांग्रेस के नेतृत्व में नया गठबंधन बनाया जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एनडीए के बारे में, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से एनडीए का काफी चर्चा हो रहा है। तो आइए हम एनडीए के बारे में भी जान लेते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है एनडीए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बीजेपी 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 लोगों के मुंह से सुनता हूं कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पे आपको एनडीए को भी थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि एनडीए भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। मई 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, सबसे ज्यादा सीटें मिली। इनको किसी प्रकार के गठबंधन में जाने की जरूरत नहीं थी। भारतीय राजनीति में लगभग 30 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा और उसके बाद केंद्र में कोई ऐसा व्यक्ति आया, कोई ऐसी पार्टी आई जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और यह एक मजबूत सरकार की स्थापना कर पाया। हालांकि एनडीए 3 इसे कहा जाता है। 2014 का भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने पूर्ववर्ती पहले गठबंधन सरकारों से काफी हद तक अलग था, इसलिए इसे एनडीए 3 के नाम से जाना जाता है। जहां पिछले गठबंधन का नेतृत्व राष्ट्रीय दलों में से एक के माध्यम से हुआ था, वहीं एनडीए 3 जो है वो गठबंधन को न केवल एक राष्ट्रीय पार्टी यानी भाजपा द्वारा संचालित लीड किया गया था, यह भी लोकसभा में अपने पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का प्रभुत्व था। इसे अधिविशेष बहुमत वाला गठबंधन भी कहा गया। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यदि आपसे पूछा जाए अधिशेष बहुमत वाला गठबंधन क्या था तो आप बताएंगे लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का प्रभुत्व ही अधिशेष बहुमत वाला गठबंधन कहा जाता है। इस अर्थ में गठबंधन राजनीति की प्रकृति में बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है, जिसे एक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में एक पार्टी के प्रभुत्व वाले गठबंधन में देखा जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव आजादी के बाद से 17वें, मतलब 543 में से 350 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर से बीजेपी ने अपना परचम लहराया और एनडीए 4 को सत्ता के केंद्र में वापस लाया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें 543 सीटें हमारे कुल हैं लोकसभा में, जिसमें से 350 से अधिक सीटें किसने जीता, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीता और यहाँ पे फिर से अपना पंचम लहराया। और इस बार फिर से 2024 में चुनाव हुआ है जिसमें ऐसा माना जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा कि 400 पार होगा। अगर ये हो जाता है तो एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जो है अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल करेगा। 2019 में क्या हुआ, भाजपा की उथल पुथल मतलब उतार चढ़ाव की सफलता के आधार पर सामाजिक वैज्ञानिकों के समकालीन पार्टी प्रणाली की तुलना भाजपा प्रणाली से करना शुरू कर दिया। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कांग्रेस प्रणाली, ऐसा ही अभी के समय में आप भाजपा प्रणाली कह सकते हैं, जहां भारत की डेमोक्रेसी राजनीति पर एक बार फिर से कांग्रेस व्यवस्था की तरह एक दल का प्रभुत्व दिखाई दे रहा है। एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस का यह प्रभुत्व हुआ करता था और आज यही प्रभुत्व नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी का है। तो इसे आप एक प्रकार से कांग्रेस प्रणाली की जगह पर भाजपा प्रणाली के रूप में देख सकते हैं। समझ आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विकास और शासन के मुद्दे। अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य सबका साथ सबके विकास के साथ एनडीए 3 सरकार के विकास और शासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए कई सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू किया, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना। ये सारे वो योजना है जो प्रधानमंत्री के द्वारा भारत को और आगे बढ़ाने के लिए और भारत के लोगों की स्थितियों को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों विशेषकर महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर प्रशासन को आम आदमी के दरवाजे तक ले जाना है। तो ये कुछ
महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं जो आपको विकास और शासन के मुद्दे में जानना है और ये फिर से यही वो क्वेश्चन है जो 90% चांस है एग्ज़ाम में पूछे जाने का या फिर इससे जुड़ा किसी भी एक योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इस चैप्टर के जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे अंतिम चैप्टर है चैप्टर 9 इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम में तो इससे पूछे जाने की संभावना है प्रश्नों का। तो याद रखिएगा चैप्टर 9 जो भारतीय राजनीति में नए बदलाव हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।